हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 के विज्ञान के अध्याय 1 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों पादपों में पोषण। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इस अध्याय को अच्छे से समझेंगे, फिर अगली वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों, देख लेते हैं इस अध्याय को कि इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है। आप भी ये सोच रहे होंगे इस हीरा बेटे की तरह कि इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। ठीक, तो जो हमारे टॉपिक हैं जो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे वो ये टॉपिक है। पहला जो टॉपिक है वो है पादपों में पोषण। मतलब पादप जो अपना खाना बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, उन्हें पोषण की ज़रूरत होती है क्योंकि पादप भी एक जीवधारी है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण को पढ़ेंगे कि जो पादपों की जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक, अगला है पादपों में अन्य खादों का संश्लेषण। तो और भी खाद्य पदार्थों की उन्हें ज़रूरत होती है प्रकाश संश्लेषण के अलावा, तो वो इसमें हम पढ़ेंगे। पादपों में पोषण की अन्य विधियां, कुछ और भी विधियां हैं प्रकाश संश्लेषण के अलावा पादपों में पोषण की, तो उन्हें इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर आगे है मृतजीवी। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो मृतजीवी होते हैं। ठीक है, तो ये मृतजीवी क्या होता है इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। अगला है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार की जाती है। जब है ना पादप बार बार है ना पोषण लेते हैं मृदा से, तो वहाँ पर मृदा में पोषण की कमी आ जाती है, तो फिर दोबारा पोषण किस प्रकार से पूर्ति की जाती है, तो यहाँ पर हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं बच्चों, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पादपों में पोषण विधि। तो जो हमारे पादप होते हैं बच्चों, पादप का मतलब सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, तो वो किस तरीके से अपना पोषण करते हैं। पोषण का मतलब उन्हें जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक, तो वो पोषक तत्व किस तरीके से लेते हैं, तो उस तरीके को हम पोषण की विधि बोल रहे हैं। जैसे कि हम भी जीवधारी हैं, ठीक है, तो हमें भी पोषण की ज़रूरत होती है, तो हम अपना पोषण क्या करते हैं, खाना खा के उस पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। इसी तरीके से पादप भी कहीं ना कहीं जीवधारी हैं, तो इन्हें भी पोषक की ज़रूरत होती है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं पोषण क्या है। तो पोषण का मतलब ये है कि जो पादप हैं उन्हें जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए और अपनी जीवन की अन्योन्य क्रियाएं करने के लिए कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो पोषक तत्व प्रकृति से लेते हैं तो उसी हम क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जीवों द्वारा अपने जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करने और उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। जिस तरीके से हम खाना खाकर अपना पोषण करते हैं, ठीक है, तो हर एक जीवधारी को बच्चों पोषण की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो ऊर्जा है वो पोषण से ही मिलती है और बिना ऊर्जा के कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता। ठीक, सभी जीवधारियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हर एक जीवधारी अपने जीवन को बनाए रखने के लिए पोषण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये जो पेड़ हैं वो भी जीवधारी हैं। ठीक है, ये भी जीवधारी हैं और ये अपने जीवन को बनाए रखने के लिए पोषक करते हैं, यानी खाना खाते हैं। ठीक है, और खाना ये जैसे कि हम है ना अपने खाने के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं। ठीक है, कहीं हम है ना पेड़ पौधों से खाना ले रहे हैं, कहीं है ना हम जीव जंतुओं से खाना ले रहे हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं ये किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होते, ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। अगला टॉपिक है, यह प्रक्रिया सभी जीवों में अनिवार्य है, यानी जो पोषण की जो प्रक्रिया है वो सभी जीवों में अनिवार्य है। बिना पोषण के कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता। हर एक जीवधारी को जीवित रहने के लिए पोषण करना पड़ता है, यानी खाना खाना पड़ता है, तभी उसे ऊर्जा मिलती है। ठीक, अगला जो टॉपिक है, जो पोषण के आधार पे जो पोषण है बच्चों वो हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। तो ऐसे जीवधारी, ऐसा पोषण जो कि है ना स्वयं खुद ही खाना बनाते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, हम स्वपोषण बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, ये जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो जो ये पोषण करते हैं, पेड़ पौधे जो पोषण करते हैं उसे हम बोलते हैं स्वपोषण। ठीक है, आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो है ना अपने पोषण के लिए, अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हों या फिर इनका खाना कहीं दूसरे जीव जंतुओं से आ रहा हो, ऐसा नहीं होता। ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं। कैसे बनाते हो हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए इनके
खाना बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्वपोषण बोलते हैं। और जो जीवधारी ऐसा करते हैं, स्वपोषण की प्रक्रिया करते हैं, उन्हें स्वपोषी जीव बोलते हैं। तो स्वपोषी जीवों में बच्चों पेड़ पौधे आते हैं, स्वपोषी जीवों में पेड़ पौधे आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, मतलब खुद ही अपना खाना बनाते हैं। अब आप बोलोगे क्या हमारी मम्मी भी खुद ही बनाती हैं, तो बच्चों खुद तो बनाती हैं, लेकिन जो खाना आया वो तो दूसरे जीव जंतुओं से आया ना। जो सब्जियां आई, दालें आई, आटा आया, वो तो दूसरे पेड़ पौधों से या फिर जीव जंतुओं से आया। ठीक है, स्वयं तो बना रही हैं। ठीक है, बस उन्हें उसे वो क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर रही हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो क्या किसी दूसरे जीव जंतु से थोड़ी कुछ ले रहे हैं, ये तो अपना खाना स्वयं बना रहे हैं, बस प्राकृतिक कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके। वो आगे देखेंगे हम। ठीक, तो ऐसे पोषण को जो कि खुद स्वयं अपना पोषण कर रहे हैं, तो इसे हम स्वपोषण बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे जीव जंतु जो स्वपोषण की प्रक्रिया करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। अगला है बच्चों, पादपों में स्वपोषण का सबसे प्रमुख उदाहरण प्रकाश संश्लेषण है। मतलब जो स्वपोषण होता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो बच्चों इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि जो स्वपोषण होता है वो प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश के मदद से होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रकाश संश्लेषण को और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अगला है, पादप सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से खाद्य पदार्थ बनाते हैं। तो जो पादप है वो बच्चों सूर्य का प्रकाश, एक तो सूर्य का प्रकाश आ जाता है ये, ठीक है, और वायुमंडल से ये अपनी पत्तियों के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, यहाँ से CO2 ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता होगा एक गैस होती है बच्चों। ठीक, और यहाँ पे जो पेड़ की जड़ें होती हैं, उस जड़ों के द्वारा ये वाटर ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं। ठीक है, पानी ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये सारी चीज़ों को मिलाकर, यानी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, इन सब चीज़ों को मिलाकर ये अपना भोजन तैयार करते हैं। इसमें एक पदार्थ और मिलता है बच्चों, जिससे कि हम है ना क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि यहाँ पे पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जो कि हरे रंग का होता है। जो इनके पत्तियों का जो कलर होता है बच्चों, हरा रंग होता है, वो इस क्लोरोफिल के वजह से ही होता है। ये क्या है बच्चों, सूर्य के प्रकाश को है ना सोखने में मदद करता है। अगर ये क्लोरोफिल नहीं होगा तो सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधे नहीं सोख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि ये जो पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश की मदद से अपना भोजन बनाता है। तो इसी भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों जो अगला पॉइंट देख लेते हैं, सभी हरे पादप, पेड़ पौधे, घास आदि ये सभी क्या हैं बच्चों, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। ठीक, अगला टॉपिक देख लेते हैं। हाँ, ये विषमपोषी। तो विषमपोषी ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो अपने भोजन के लिए, या फिर ऐसे पेड़ पौधे या फिर ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, वो दूसरे के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे हम है बच्चों, वो विषमपोषी में आते हैं, क्योंकि हम अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक, अपना भोजन स्वयं खुद नहीं बनाते। ठीक, अब ये वाली बात तो मैं बता ही चुका हूँ कि ना, जो किचन में हम अपना भोजन बना रहे हैं वो क्या है, चीज़ें तो दूसरी जगह से आ रही हैं ना। कहीं सब्जियां पेड़ पौधों से आ रही हैं, दालें पेड़ पौधों से आ रही हैं। ठीक है, दूध वगैरह है वो जीव जंतुओं से आ रहा है। तो इसलिए हम है ना दूसरों पर निर्भर है अपने भोजन के लिए, तो हम क्या है विषमपोषी में आते हैं। तो ऐसे कुछ बच्चों पेड़ पौधे भी हैं जो कि है ना विषमपोषी होते हैं, जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पे एक पेड़ दिख रहा है बच्चों, ठीक है, पेड़ दिख रहा है ये, और यहाँ पे इस पे लपटी हुई ऐसा जैसे मैगी होती है, मैगी के समान है ना संरचना आपको दिख रही होगी, पीले पीले कलर की। इसे हम क्या बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं। ठीक है, तो अमरबेल क्या करती है बच्चों, ये अपना भोजन है ना स्वयं नहीं बना पाती। इसका कलर ही देख लीजिए, येलो कलर का पीला है। ठीक है, तो पीला कलर क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं है, तो है ना ये क्या कहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगी। तो ये क्या करेगी कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पादप यानी किसी दूसरे पेड़ पौधे से अपना भोजन, अपना पोषण करती है। तो ये किसी दूसरे पादप के ऊपर फैल जाती है और उसमें अपने ना टेंटिकल्स, कुछ ऐसे तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं, उसमें अंदर घुसा देती हैं। ठीक है, फिर वहाँ से ना अपना पोषण करती है, दूसरे पादप में से उस पादप का भोजन चुराने का काम करती है।
ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसे अमरबेल क्यों बोला जाता है? अमरबेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ना ये इसको अगर यहाँ से तोड़ लिया जाए, थोड़ा सा तोड़ लिया जाए तो इसे मर जाना चाहिए, और तोड़ के हम किसी दूसरे पादप पे फेंक दें तो ये मरेगी नहीं, ठीक है, मरेगी नहीं, और ये उस पादप पे जीवित हो जाएगी और विकसित हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? अमरबेल बोलते हैं। हालांकि इसे तोड़कर अगर हम जमीन पे फेंक दें तब तो ये मर जाएगी, मृत हो जाएगी, लेकिन है ना किसी दूसरे पादप पे फेंक दिया तो ये उस पादप पे जीवित हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इसे हम अमरबेल बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, मतलब खुद अपना भोजन नहीं बना सकते, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते, कुल मिला के बात ये है, ठीक है, और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषम जीव कहते हैं, मतलब अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर हैं, ठीक। जैसे कि हम अपना भोजन, हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते क्योंकि हम में क्लोरोफिल नहीं है, हमारे अंदर जड़ें नहीं है, ठीक है, तो हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, दूसरे पेड़ पौधों पर, दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? विषमपोषी कहलाएंगे। ऐसी कुछ पादप भी होते हैं जो कि विषमपोषी होते हैं, ठीक, जैसे कि हमने एक अमरबेल का उदाहरण ले लिया। ये पादप अन्य सजीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, उदाहरण ये है अमरबेल, मशरूम जिसे कि हम कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, ये सारे विषमपोषी के उदाहरण हैं, ठीक। अगला देख लेते हैं बच्चों, अगला जो टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण को मैं जैसा कि बता भी चुका हूं बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपनी जड़ों से पानी लेते हैं, ठीक है, और इस पानी को है ना ये पत्तियों तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो पेड़ पौधों की पत्तियों में होती है, और यहीं पर इनके पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों से, जिन्हें कि हम रंध्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रंध्र, ठीक। तो उन छिद्रों से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। यहाँ पे जो वायुमंडल है बच्चों, ठीक है, वायु फैली हुई, तो वायु का एक घटक कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडल से ले लेती है, ठीक है। तो ये रंध्रों से CO2 ले लिया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और इसमें जो हरा कलर है क्लोरोफिल, वो क्या करेगा? सूरज के प्रकाश को सोख लेगा। तो ये सारी चीज़ों को मिला के वो क्या करेगा? पेड़ का भोजन तैयार करेगा, ठीक है, पेड़ का भोजन तैयार करेगा, जिससे कि हम है ना, हाँ, ये क्या कहते हैं? क्लोरोफिल को हम है ना हरित लवक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं, क्योंकि ये हरे कलर का होता है, ठीक है, और जो हिस्सा पेड़ का हरे कलर का होगा वहां पे ये क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे पेड़ पौधों की ये पत्तियां हरे कलर की होती है, तो पेड़ पौधों की पत्तियों में ये क्लोरोफिल या फिर हरित लवक पाया जाता है। तो यहाँ पे इसे पढ़ लेते हैं बच्चों। यह है एक प्रक्रिया जिसमें हरे पादप सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन यानी ग्लूकोज, जो ये भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। अगला है, यह प्रक्रिया पत्तियों में स्थित हरित लवक की सहायता से होती है, वही क्लोरोफिल, ठीक है, पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसकी मदद से होती है, क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये पत्तियां क्या है? सूर्य के प्रकाश को सोख नहीं पाएंगी, ठीक है, उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो ही नहीं पाएगी। तो ये जो हरित लवक है या फिर क्लोरोफिल नामक पदार्थ है, ये होना आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए। अगर ये नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक तत्व, क्या क्या तत्व आवश्यक हैं, क्या क्या चीजें चाहिए जिसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो पहला तत्व है सूर्य का प्रकाश, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश के बिना ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वायुमंडल से ले रहा है, ठीक है, ये पेड़ पौधों की जो पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं वो उससे लेता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। पानी यानी जड़ों से ये पानी ले लेता है, ठीक। क्लोरोफिल, पत्तियों में उपस्थित हरित रंजक, पत्तियों में जो हरा रंग पाया जाता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, तो ये पत्तियों में उपस्थित होता है, कौन? क्लोरोफिल। तो ये सारी चीजें क्या है? महत्वपूर्ण है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए, ठीक है। अगर ये चीजें हैं तो है ना एक पेड़ पौधा आराम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है। अब देखो, अब यहाँ पे प्रक्रिया का वर्णन हो रहा है, तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है? पेड़ पौधों की पत्तियों में होती है, ठीक है। तो जो पानी है वो जड़ों से तो आता है, लेकिन वो भी पत्तियों तक पहुँच जाता है। कैसे पहुँचता है इसे हम बाद में देखेंगे,
ठीक है। और यहीं इन्होंने क्या करा कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और सूर्य का प्रकाश भी यहीं ले लिया, और यहीं पर क्या होता है, जो हरित लवक होता है या फिर जिसे हम क्लोरोफिल बोल रहे हैं वो भी यहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम ये प्रक्रिया देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है पत्ती में, ठीक है, पानी भी है और सूर्य का प्रकाश भी हो गया, ठीक है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल भी हो गया। तो यहाँ पे जो ये जो बनाता है C6H12O6, तो ये क्या है बच्चों, ग्लूकोज है। क्या है ये, ग्लूकोज, या फिर इसे शर्करा बोलेंगे, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक। और ये क्या होता है, पेड़ पौधों का भोजन होता है, इसी से ही पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी पोषण करते हैं, ठीक है। यही इसका पोषक तत्व होता है। और इस प्रक्रिया के दौरान ये O2 यानी ऑक्सीजन निष्कासित होती है, ऑक्सीजन निकलती है, बनती है, उत्पादित होती है, ऑक्सीजन बनती है इस प्रक्रिया के दौरान। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पेड़ पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड तो ली, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ली और फिर बदले में ये क्या है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक गैस है, क्योंकि हम अपनी सांस में ऑक्सीजन ही लेते हैं, ठीक। तो पेड़ पौधे क्या हैं हमारे लिए बच्चों, बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर ये नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन बनाने में ऑक्सीजन की मात्रा एक निश्चित रखने के लिए ये पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो एक पत्ती में होती है, पत्ती में पानी आया, कार्बन डाइऑक्साइड आई, हरित लवक पाया गया, ठीक है। हरित लवक ने क्या करा, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया, और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके इन्होंने क्या करा, यहाँ पे C6H12O6 ये ग्लूकोज बनाया, ठीक है, ग्लूकोज बनाया, जिसे कि हम शर्करा भी बोलते हैं। और इसी क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन भी उत्पादित हुई, ठीक है, जो कि यहीं से फिर छोड़ दी जाती है, ठीक। जो रंध्र पाए जाते हैं इस पत्ती में, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, वो यहीं से छोड़ दी जाती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी उन रंध्रों के थ्रू अंदर जाती है इस पत्ती में, और जो ऑक्सीजन है वो भी बाद में यहीं से बाहर आती है, ठीक। अगला जो टॉपिक है बच्चों, पादपों में अन्य खाद्यों का संश्लेषण। तो पादपों में ग्लूकोज शर्करा तो मिल गया बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं है कि पादपों को सिर्फ है ना ग्लूकोज और शर्करा ही चाहिए, पादपों को नाइट्रोजन भी चाहिए। नाइट्रोजन भी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है इसके लिए, पादपों के लिए। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली वायुमंडल में गैस है, सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ही पाई जाती है, ठीक है। लेकिन कोई भी जीव जंतु ऐसा नहीं है कि उसे ना डायरेक्ट वायुमंडल से उपयोग कर ले, ठीक है। कोई भी जीव जंतु ऐसा है ही नहीं है कि उसका उपयोग डायरेक्ट वायुमंडल से कर ले, है सभी को नाइट्रोजन की ज़रूरत, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों के ना जो इसमें यहाँ पे पेड़ पौधों की जड़ों में अधिकतर ये दलहनी पेड़ पौधे होते हैं, दलहनी पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। उन गांठों में एक छोटा सूक्ष्म जीव पाया जाता है, राइजोबियम। क्या नाम है उसका, राइजोबियम, यहाँ पे दिया भी होगा उसका नाम, हाँ ये रहा, ठीक है, राइजोबियम। ये छोटा सा एक जीवाणु पाया जाता है इन पौधों की जड़ों में। कौन से पौधे, दलहनी, दलहनी मतलब दाल होती है ना, ये तुअर की दाल, ठीक है, मसूर की दाल, ये सारी दालों की जड़ों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, इस तरीके की गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में क्या है, ये राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। तो ये राइजोबियम क्या करता है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर फिर इसे बदल देता है बच्चों, ठीक है। किस में बदल देता है, नाइट्रेट में बदल देता है, ठीक। तो यहाँ पे इसके पहले हम ये पॉइंट कवर कर लेते हैं, फिर से देखते हैं। पादप केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते, मतलब सिर्फ इन्हें कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, ग्लूकोज या शर्करा सिर्फ नहीं चाहिए, और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन्हें प्रोटीन जैसे अन्य पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, इन्हें प्रोटीन जैसे और भी तत्वों की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के निर्माण के लिए पादपों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और प्रोटीन कहाँ से बनता है, नाइट्रोजन से बनेगा, ठीक है, प्रोटीन नाइट्रोजन से बनेगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत मात्रा में होती है, परंतु पादप इससे सीधे उपयोग नहीं कर सकते, मतलब कोई सिस्टम ऐसा बना ही नहीं है कि पादप इसे ना सीधा उपयोग कर पाए, ठीक है, नाइट्रोजन को सीधा उपयोग नहीं कर सकते, ठीक। अब यहाँ पे देखो, राइजोबियम जैसे जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स, तो ये क्या करेंगे, जो राइजोबियम है वो
वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को लेकर उसे नाइट्रेट्स में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं, किसमें बदल देते हैं, नाइट्रेट्स में। मतलब यहाँ से लेकर, वायुमंडल से लेकर इसे ना मिट्टी में मिला देते हैं नाइट्रेट्स की फॉर्म में। फिर उस नाइट्रेट्स को क्या है, इसकी जड़ें सोख लेती हैं, पादप की जड़ें सोख लेती हैं। नाइट्रेट्स का उपयोग कर सकते हैं जो पादप हैं। पादप इन नाइट्रेट्स को जल के साथ जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। तो फिर क्या है, ये जड़ें हैं ना, जल को तो अवशोषित करती हैं, जल को तो सोखती हैं, उसके साथ साथ नाइट्रेट्स को भी सोख लेती हैं। पादप इनसे प्रोटीन, विटामिनों, अन्य यौगिकों का निर्माण करते हैं। फिर उसी नाइट्रेट्स से ये सारी चीज़ें बनाते हैं, प्रोटीन भी बनाते हैं, विटामिन भी बनाते हैं और दूसरे यौगिक भी बनाते हैं जो कि पादप को पोषक के लिए आवश्यक हैं। इस तरीके से बच्चों पादप अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। कैसे, नाइट्रेट्स की। अब यहाँ पे एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है बच्चों, क्या यहाँ पे देखो, जो राइजोबियम था इन पेड़ पौधों की जड़ों में, इन पौधों की जड़ों में रह रहा था। इन पेड़ों ने उसको रहने की जगह दी, ठीक है, रहने की जगह दी, ठीक है। और फिर इस राइजोबियम ने बदले में क्या कर दिया कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल दिया, घुलनशील नाइट्रेट्स में बदल दिया। तो उससे क्या है, पेड़ पौधों ने उस नाइट्रेट्स को ग्रहण करके ये सारी चीज़ें बना दी, प्रोटीन, विटामिन और भी अन्य यौगिक बना दिए। तो दोनों ने ही एक दूसरे की मदद करी। इसने, पेड़ ने उससे रहने के लिए जगह दी और बदले में उसने भी इसकी मदद करी। तो इन दोनों में एक संबंध बना, ठीक है, इन दोनों में एक संबंध बना। तो इसे, इस प्रकार के संबंध को हम सह संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सह संबंध, सह संबंध। क्योंकि यहाँ पे जो दोनों ही जीव हैं वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के संबंध को हम सह संबंध बोल रहे हैं, ठीक है। अब जो अमरबेल थी वो भी दूसरे के ऊपर है ना रहने चली गई थी, लेकिन वो क्या है कि मतलबी किस्म की, एक तरफा ही फायदा चल रहा था, मतलब एक तरफा ही मोहब्बत चल रही थी कि वो तो जितने पोषक तत्व थे वो पेड़ पौधों से ले रही थी, लेकिन बदले में दे कुछ नहीं रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो दोनों में जो संबंध कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सह संबंध कहलाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब बच्चों देख लेते हैं जो अगला टॉपिक है वो है परपोषी एवं परजीवी। परपोषी एवं परजीवी। परपोषी ऐसे जीव जंतुओं को बोलते हैं बच्चों जो अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन ने अमरबेल देखी थी। और परजीवी, ये परजीवी भी है ना दूसरे पर निर्भर होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप का पोषण है। तो इसे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ना पहले हम विषमपोषी, और ये दोनों है ना विषमपोषी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो पहले ये विषमपोषी ऐसे जीव जंतु जो अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे कि मनुष्य है, ठीक है, जो जानवर हैं वो सारे पक्षी हैं, ये सारे विषमपोषी में आते हैं क्योंकि वो अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे से खाना खाते हैं, ठीक है। अब इसी के जो दो प्रकार हैं, एक है परपोषी, ठीक है। तो ये क्या है, ये अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं और उनसे भोजन चूसते हैं, ठीक है। दूसरे पौधों पर निर्भर रहें और उनसे पोषण को चूसेंगे, ठीक है। जैसे कि अमरबेल, ठीक है, अमरबेल। और यहाँ पे ये एक दूसरी बेल है बच्चों। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इनके पास पत्तियां नहीं होती, ये हरित लवक नहीं होती, मतलब जो ये जो बेलें हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये जो बेल दिख रही होगी तुम्हें, ये बेल दिख रही होगी, तो इन पे पत्तियां नहीं होती हैं। और पत्तियां नहीं होने की वजह से जो क्लोरोफिल नामक पदार्थ नहीं होता, यानी हरित लवक नहीं होता। हरित लवक नहीं होगा तो ये प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर पाएंगे, और प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे इसका मतलब ये है कि ये जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अपने पोषण के लिए ये क्या करते हैं कि दूसरों के पोषक तत्वों को चुराते हैं, ठीक है, दूसरों के पोषक तत्वों को खींचते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये जो बेल हैं, ये यहाँ पे दिख रही होंगी बच्चों, ये अपने टेंटिकल्स यानी कि तंतुओं को इन जो पादप हैं उनके अंदर डाल देती हैं, ठीक है। और उसके थ्रू ये है ना, जैसे इंजेक्शन से अपन कोई चीज़ खींचते हैं ना, ऐसे ना इन पादपों की, ये जो पादप हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं, इन पादपों के पोषक तत्वों को खींचती हैं और उन्हीं पोषक तत्वों से ये जीवित रहती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है बच्चों, हम भी अपने पोषक तत्वों के लिए यही तो करते हैं, दूसरे चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, ठीक। हम भी तो विषमपोषी हैं। उदाहरण इसका अमरबेल, ठीक है। तो ये अपने होस्ट पौधे से चूसक जड़ द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो ये जिस पौधे से ये पोषक तत्वों को खींचते हैं उसे हम होस्ट पौधा बोल रहे हैं। होस्ट का मतलब होता है मेज़बान, ठीक है। और ये मेहमान बन के रहते हैं, जैसे मेहमान मेज़बान के यहाँ चले जाता है तो उसके यहाँ आराम से बैठ के खाता है,
ठीक है, बेचारा मेज़बान है वो मेहनत करता है और वो बैठे बैठे आराम से खाता है। मेहमान, तो ये मेहमान बन के दूसरे पर चली जाती हैं और ये मेज़बान की तरह उसकी खातिरदारी करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम होश पौधा बोल रहे हैं। ठीक है, और जो जिस अपन ये तंतु या फिर है ना क्या कहते हैं ये टेंटिकल्स बोल रहे थे, ठीक है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, चूसक जड़, क्योंकि ये इसके थ्रू, इन जड़ों के द्वारा जो पोषक तत्व हैं उसे चूसती हैं। ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में सकिंग रूट भी बोलते हैं। ठीक, और इन्हीं से इनका क्या है, पोषण होता है। अब अगले हैं परजीवी, पैरासाइट। ये पौधे केवल जल और खनिज होश पौधों से लेते हैं। ये सिर्फ है ना क्या है, जल और खनिज, ये दोनों चीज़ें ही लेते हैं जो परजीवी होते हैं, लेकिन खाद्य पदार्थ स्वयं बनाते हैं। लेकिन जो खाद्य पदार्थ है, भोजन है, वो खुद ही अपने आप बनाते हैं। ठीक है, और ये है मिस्टर लटो। मिस्टर लटो एक्चुअली में ये आपको ये थोड़ा अलग सा लग रहा होगा, तो ये मिस्टर लटो ही है। ठीक है, क्या है, मिस्टर लटो है, क्योंकि जो हमने अमरवेल देखी थी वो पीले कलर की थी। ठीक, अगला है बच्चों कीट बख्शी। कीट बख्शी का मतलब ये है कि ना ऐसे पेड़ पौधे जो कि कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ऐसा एक पौधा होता है जिसे हम कि घटपर्णी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घटपर्णी। इसमें एक पत्ती पाई जाती है, पत्ती पाई जाती है जो कि घड़े या मटके के आकार की होती है। ठीक है, ये पत्ती जो है मटके के आकार की है। ठीक है, ऐसे, और ये अंदर से खोखली टाइप की रहती है। इसमें अंदर है ना एक चिपचिपा जैसा द्रव भरा रहता है और छोटे छोटे कांटे से रहते हैं। ठीक है, और इसमें एक ये ऊपर एक और संरचना रहती है जो कि इसके ढक्कन का काम करती है। ठीक, इसके अंदर जैसे ही कोई कीट पतंगा वगैरह छोटा मोटा कीड़ा वगैरह जाता है, जैसे कि तितली है, ठीक, चींटी है, चींटा है, ये सारी चीज़ें जाती हैं, तो ये इसको पता चल जाता है यहाँ, तो वो इसके जो चिपचिपे द्रव में वो चिपक जाती है और ऊपर से ये जो ढक्कननुमा संरचना है वो बंद हो जाती है, मतलब इसे बंद कर देती है। ठीक है, बंद कर देती है। फिर क्या होगा कि यहाँ से ये क्या है कि कुछ अपने द्रव छोड़ेगा, ये जो घट पड़ने की पत्ती है ये द्रव छोड़ेगा और फिर से कीड़े को गलाना स्टार्ट करेंगे वो घट पड़ने के द्रव। ठीक है, इस कीड़े को गलाएंगे, फिर ये गल जाएगा तो फिर इसमें से जो पोषक तत्व निकलेंगे उसे ये खींच लेंगे। तो इस तरीके से जो ये पौधा है ये क्या करेगा, अपना पोषण करता है, मतलब दूसरे कीटों के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के थ्रू नहीं, ये कीट पतंगों के द्वारा अपना पोषण कर रहा है। तो इसलिए इस पौधे को हम क्या बोलते हैं, कीट भक्षी बोल रहे हैं, क्योंकि ये कीटों का भक्षण कर रहा है। ठीक, अब इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं। कीट भक्षी पौधे, ये पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण भी कर रहे हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कर रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त नाइट्रोजन के लिए कीटों को पकड़ते हैं। लेकिन इन्हें और ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, जो नाइट्रोजन इन्हें चाहिए। जैसे जो वो वाले पेड़ थे, जो दलहनी पेड़ थे, वो तो अपनी नाइट्रोजन वो राइजोबियम के थ्रू ग्रहण कर रहे थे, लेकिन ये जो पौधे हैं वो अपनी नाइट्रोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, ये छोटे छोटे कीट पतंगों के द्वारा। ठीक है, इन पौधों में विशेष संरचना होती है कीटों को फंसाने के लिए। तो जो ये संरचना दिखाई जा रही है ये विशेष संरचना है, जिसे घट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घट। ठीक है, घट इसलिए कि घट का अर्थ क्या होता है, मटका होता है, और ये जो संरचना है वो मटके के समान होती है। एक्चुअली में ये इसकी क्या है, पत्ती है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं, पत्तियां कीटों को आकर्षित करने के लिए रंग बिरंगी होती हैं। तो ये देख रहे हैं हम कितने कलर की होती हैं, कितने रंगों की होती हैं। तो जो अलग अलग कलर हैं उसकी तरफ ये छोटे छोटे कीट पतंगे हैं वो आकर्षित होते हैं। जैसे फूलों पे भी आपने देखा होगा कीट पतंगे आकर्षित होते हैं। ठीक, तो ये बहुत अलग अलग और आकर्षित कलरों से बनी होती है, रंगों से बनी होती है। पिचर के अंदर फिसलन एवं एंजाइम्स होते हैं जो कीटों को पचाते हैं। तो ये पिचर बोल रहे हैं, इसे घट को पिचर बोल रहे हैं, क्योंकि पिचर मीन्स भी घड़ा होता है या फिर मटका होता है। तो इसके अंदर क्या है, चिपचिपे पदार्थ होते हैं और एंजाइम होते हैं। तो चिपचिपे पदार्थ तो इसे फंसा लेते हैं कीट को, और जो एंजाइम है उसे पचाने का काम करते हैं। अब यहाँ पे इसके उदाहरण दिए हैं, जैसे पिचर प्लांट जिससे घड़े जैसी पत्ती में कीट फंसते हैं। ठीक है, पिचर प्लांट, इसे हिंदी में अपन घटपर्णी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घटपर्णी। ड्रोसेरा, चिपचिपी पत्तियां कीटों को पकड़ लेती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसमें कीट फंस जाते हैं। अगला है मृतजीवी पोषण। मतलब मृतजीवी पोषण मतलब ऐसे पादप जो कि मरे हुओं से
मरे हुए जीव जंतुओं से पोषण लेते हैं। ठीक है, कोई मर गया जीव जंतु, वहाँ से वो पोषण लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ब्रेड है। ठीक है, ब्रेड पे ये हरा हरा कलर का आपने कुछ देखा होगा जब ब्रेड खराब हो जाता है। ठीक है, तो अपन बोलते हैं कि ये फफूंद लग गई इसमें, आप इस ब्रेड को मत खाओ, ये खराब हो गया। ठीक है, उसमें से अलग सी स्मेल सी आने लगेगी और बेकार सा हो जाता है। ठीक है, फफूंद लग गई। या फिर आप जंगल वगैरह में गए होंगे बरसातों के दिनों में गए होंगे, तो कोई लकड़ी वगैरह टूट के गिर जाती है जो कि है ना सड़ने लगती है। उस लकड़ी के ऊपर आपने ऐसे मशरूम देखे होंगे जिन्हें कि हम गांव वाली लैंग्वेज में या फिर है ना एक लोकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं। ठीक, और फिर आपने ये पत्तियां जब है ना नीचे ज़मीन पे गिर जाती हैं तो इस टाइप के वाइट वाइट ये भी देखे होंगे, तो उन पे भी कुछ ऐसा लगता है जैसे ये सड़ने लगी। ठीक, तो ये भी क्या है, ये क्या है बच्चों, एक पादप है। ये क्या है? एक पादप है। ठीक है, और जो कि अपना जो पोषण लेते हैं वो मरी हुई चीज़ों से लेते हैं, तो इस कारण इन्हें क्या बोलते हैं, हम मृतजीवी बोलते हैं, और इनके पोषण को हम मृतजीवी पोषण बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसे पढ़ लेते हैं बच्चों। इस विधि में पादप मृत और सड़ी गली जैविक वस्तुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। जो मर गई हैं, मरी हुई चीज़ें हैं और सड़ गल गई हैं, उनसे अपना ये पोषण लेंगे, मतलब वहाँ से वो पोषक तत्वों को खींचेंगे। अगला है, ये पादप अपने भोजन को बाहर से पचाकर फिर अवशोषित करते हैं। पहले बाहर पचा लेते हैं भोजन को। ठीक है, बाहर पचा लेते हैं, फिर उससे फिर पोषक तत्व निकाल लेते हैं। ठीक है, इनके जो पचाने के जो कार्य है भारी हो जाता है। इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ना उदाहरण है जैसे कवक, तो ये यहाँ पे जो हमें जो हरे हरे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हम फफूंद बोल रहे थे, वो क्या है बच्चों, एक्चुअली में कवक, इंग्लिश में से फंगी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पादप नहीं होते लेकिन पौधों जैसे दिखते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि ये पादप नहीं है, लेकिन अगर इसे सूक्ष्मदर्शी से देखें तो ये पौधों की समान ही संरचना दिखती है। इनमें हरित लवक नहीं होता, यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता इनमें। ठीक, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। ये मृत जैसे पदार्थों पर उगते हैं और वहीं से पोषण प्राप्त करते हैं, और मृत जैसे मतलब मरे हुए पोषक पदार्थों पे उगेंगे और वहीं से ये पोषक तत्व ग्रहण करेंगे। अब इसमें उदाहरण लिया है ब्रेड पर उगने वाली फफूंदी, जैसे ये फफूंदी जो ब्रेड पे उग रही है, ये भी कवक का उदाहरण है। ठीक है, सड़े फलों और सब्जियों पर दिखने वाली सफ़ेद या हरी परत, जो फल सड़ जाते हैं उन पे जो हरी परत जमती है, वो भी ये कवक का ही उदाहरण है। अब देखो मृतजीवी कैसे पोषण करते हैं, तो ये पोषण किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से अपना भोजन बनाते हैं, तो इस चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, मृतजीवी एंजाइम बाहर निकालते हैं, मतलब कुछ रस टाइप के यहाँ से लेंगे, एंजाइम निकालते हैं, तो उससे क्या है कि इनका जो भोजन है वो बाहर ही पच जाता है। यानी पचाने का मतलब जो भोजन है उसमें से जो पोषक तत्व हैं वो निकल आते हैं। ठीक है, पचने का अर्थ यहाँ है, ये है जो जैविक पदार्थों को बाहर ही पचा देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अपने भोजन को अपने पेट के अंदर पचाते हैं। ठीक है, पेट के अंदर पचाते हैं, भोजन हमने ग्रहण किया तो पेट के अंदर पचाया। पेट के अंदर पचाने का अर्थ ये है कि उसमें से जो पोषक तत्व हैं वो उन्हें हमने उसमें से भोजन में से अलग कर लिया, तो ये पचाने का अर्थ होता है। जैसे विटामिन, मिनरल्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें अपने भोजन में से निकाल ली, मतलब पचा लिया। ये क्या करते हैं कि ये उस भोजन को पहले ग्रहण नहीं करते। पहले क्या है, यहाँ से अपने एंजाइम छोड़ेंगे, एंजाइम से फिर उस भोजन को है ना, जैसे ये लकड़ी के टुकड़े पर ये लगे हुए हैं, ठीक है, कुकुरमुत्ते लगे हुए हैं, तो उस भोजन को पहले यहीं पचाएंगे, बाहर पचाएंगे। यहाँ से क्या है कि उन पोषक तत्वों को अलग करेंगे उस भोजन में से जो जिनकी कि इन्हें आवश्यकता है। ठीक है, इन्हें आवश्यकता है, फिर उन पोषक तत्वों को केवल ये ग्रहण करेंगे, पूरे भोजन को ग्रहण नहीं करते। फिर ये पौधे घुलनशील पोषक तत्वों को सोख लेते हैं। फिर क्या होता है कि जो पोषक तत्व अलग हुए और पचाने के बाद उन्हें ये ग्रहण कर लेंगे, सोख लेंगे। अब ये बोल रहे हैं सजीवों से संबंध। कुछ कवक पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी में रहते हैं। कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जो कि है ना सहजीविता दिखाते हैं, मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं। ये जो कवक हैं उन पौधों को कुछ देंगे, वो जो पौधे हैं वो इन कवकों को कुछ देंगे, तो इनमें जो संबंध बनेगा वो कौन सा बनेगा, सहजीविता संबंध बनेगा, मतलब दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। पौधों को जल व खनिज देने में मदद करते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये जो कवक हैं वो उन पौधों को जिन पर ये उग रहे हैं, जिनकी जड़ों पर ये उग रहे हैं, उन्हें ये जल और खनिज देते हैं। ठीक है, जल और खनिज देते हैं, और बदले में पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं। और बदले में क्या करते हैं कि उन पौधे से
ये भोजन यानी पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं। तो पौधे की भी मदद हो रही है कि उससे जल और खनिज मिल रहा है, और इनकी भी मदद हो रही है कि इन्हें पोषक तत्व मिल रहे हैं। तो एक दूसरे की ये मदद कर रहे हैं, इसलिए ये सहजीवी कहलाते हैं। इसे माइकोराइजा संबंध कहते हैं। तो वो ये सहजीविता ही है, ठीक है, सहजीविता या फिर सहसंबंध, ये माइक्रोराइजा संबंध, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। अब ये दे रहा है अन्य महत्वपूर्ण बातें। मृतजीवी जैविक पदार्थों को विघटित करके मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। यानी ये क्या करते हैं कि ना जो जैविक पदार्थ हैं, जो सड़े गले हुए पदार्थ हैं, तो उन्हें विघटित कर देते हैं, अलग अलग पदार्थों में तोड़ देते हैं, जिससे कि मिट्टी क्या उपजाऊ बनती है। जैसे कि खाद लेते हैं अपन, हम गोबर का खाद है, तो गोबर का खाद में क्या होता है कि उस खाद को एक गड्ढे में, गोबर को है ना एक गड्ढे में भर देते हैं। वहाँ क्या होता है कि जो ये मृतजीवी है, मृतजीवी उत्पन्न होकर उस खाद गोबर को खाद में बदल देते हैं, यानी उसे विघटित कर देते हैं। फिर वो क्या है कि जो खाद है हम खेतों में डाल देते हैं, तो उससे हमारी जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसा नहीं है ये सिर्फ है नुकसानदायक है, ये हमें मदद भी पहुंचाते हैं, ठीक। वे प्राकृतिक सफाई कर्मी का काम करते हैं। तो साफ सफाई भी करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मृत हो गई, मर गई, तो है ना वो वैसी की वैसी पड़ी रहेंगी, विघटित नहीं होंगी, या फिर विघटित होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये क्या है, उस पर उत्पन्न होके, ठीक है, मृतजीवी उस पर उत्पन्न होकर उसे विघटित कर देंगे, जल्दी से सड़ा गला के उसे उस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। तो क्या है, ये साफ सफाई भी करते हैं। जैसे कोई बिल्ली वगैरह मर गई, ठीक है, या फिर कुत्ता वगैरह मर गया, तो हम क्या है उसे उठा के थोड़ा सा बाहर फेंका जाते हैं, जिससे कि उसमें से बदबू वगैरह ना आए। तो कुछ टाइम बाद देखा होगा आपने, 10-15-20 दिन बाद वो वहीं की वहीं गल सड़ के ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वहाँ पर वो जो मृतजीवी हैं उस पर उत्पन्न हो जाते हैं, उसे विघटित कर देते हैं, यानी उसे गला सड़ा के ख़त्म कर देते हैं, ठीक। तो ये साफ सफाई का भी काम करते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों, मृदा में पोषकों की कमी और उनकी पूर्ति की प्राकृतिक तरीके। तो जो बच्चों हमारी मृदा है, ठीक है, उसमें बार बार है ना क्या कहते हैं, पेड़ पौधे उगाए हम, तो जो मृदा में तो एक लिमिट में, एक मात्रा में ही पोषक तत्व होंगे ना, तो उसे बार बार है ना पेड़ पौधे लेते रहेंगे, तो मृदा में क्या होगा, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो उस पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, मृदा में खाद मिलाते हैं, ठीक है, मृदा में खाद मिलाते हैं। आपने देखा भी होगा कि किसान जो खेतों में खाद मिलाता है, कभी गोबर का खाद मिलाता है, कभी है ना उर्वरक भी मिलाए जाते हैं, ठीक है, रासायनिक खाद होते हैं जैसे वो भी मिलाए जाते हैं, जिससे कि इसमें जो नाइट्रोजन वगैरह की कमी आ रही है वो भी इस मृदा में पूरी हो जाए, ठीक है। तो अलग से इस मृदा की उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए, इस मृदा में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, खाद मिलाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम मृदा के पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, मिट्टी से पोषक तत्व क्यों कम होते हैं। तो कम होने का कारण तो मैंने बता ही दिया आपको कि पेड़ बार बार इस पर फसल करेंगे या फिर बार बार पेड़ पौधे उगाएंगे, तो वो यहाँ से पोषक तत्वों को लेते रहेंगे और इस मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। अगला है, पोषक तत्वों की पूर्ति क्यों जरूरी है। पोषक तत्वों की पूर्ति इसलिए जरूरी है बच्चों, अगर पोषक तत्व नहीं होंगे तो जो हम फसल कर रहे हैं वो फसल अच्छे से हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि उस फसल को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो उस दशा में वो फसल अच्छे से होगी नहीं, मतलब वो फसल सूख जाएगी या फिर मर जाएगी या फिर उगेंगी ही नहीं वो पौधे, ऐसा कुछ होगा तो फसल अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए पोषक तत्व मृदा में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अगला है, इसमें ना पोषक तत्वों की कमी को पूरी करने के लिए हम क्या है, जैविक खाद मिलाते हैं। जैविक खाद मतलब नेचुरल मैन्योर, ये गोबर वगैरह का खाद मिलाते हैं, जिससे कि इन पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति होती है। अगला है फसल चक्र। फसल चक्र का मतलब ये है कि हम है ना इनका क्या करते हैं कि बदल बदल के खेती करते हैं, कभी गेहूँ लगा दिए, कभी चना लगा दिया, कभी कुछ और लगा दिया, ऐसे बदल बदल की खेती करते हैं। तो कभी है ना दलहनी खेती भी करी। तो दलहनी खेती से क्या होता है कि बच्चों जो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है इसमें खेत में, तो वो दलहनी की खेती की वजह से नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि वही वाला जो राइजोबियम उनकी जड़ों में आता है, राइजोबियम आता है, तो फिर राइजोबियम क्या कहता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है उसे ग्रहण करके ये नाइट्रेट्स में बदल देता है और मिट्टी में मिला देता है, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है इस मिट्टी में, ठीक है। इसलिए हमें बदल बदल की खेती करना चाहिए। अगला जो टॉपिक है बच्चों, रासायनिक उर्वरक और नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया। तो जो रासायनिक खाद हैं जैसे यूरिया है, डीटीपी है इत्यादि, तो ये रासायनिक खाद भी हम इसमें इसके पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए मिलाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये व्यक्ति कोई रासायनिक खाद इस
खेत में मिला रहा है, जिससे कि इसमें पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। दूसरा जो टॉपिक है वो है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है बच्चों। जो ये जो रासायनिक खादें हैं इनके नुकसान भी, अगर ज़्यादा लंबे समय तक हमें ना इन रासायनिक खादों का उपयोग करते रहते हैं तो इससे भूमि बंजर भी हो जाती है। ठीक है, बंजर भूमि का अर्थ ये है यहाँ फिर कुछ उगता ही नहीं है, इसलिए हमें ज़्यादा रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करना चाहिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, तो ये राइजोबियम के द्वारा हमने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है ये हमने देख लिया कि जो दलहनी पेड़ पौधे हैं उनके जड़ों में एक गांठें पाई जाती हैं, उन गांठों में एक जीवाणु रहता है जिसका नाम राइजोबियम होता है। वो राइजोबियम करता है यहाँ से वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट्स में बदल देता है, नाइट्रेट्स। ये पेड़ पौधे अपने जड़ों के द्वारा पानी के साथ ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि उनमें नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। उस नाइट्रोजन से वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक, तो बच्चों ये हमारा इस पार्ट का, इस अध्याय का अंतिम टॉपिक था। इसी के साथ ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। आई थिंक ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।